हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं इसको देखेंगे, इसको करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान सभा, भारत के संविधान के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसका निर्माण किया गया था और संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया था, हम लोगों ने उसको देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। दोनों हिसाब से, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी हम बराबर कोशिश करते रहते हैं कि इस तरीके से कुछ आप लोगों को दिया जाए, आप लोगों के समक्ष रखा जाए, जिससे कि आप लोगों की बुनियाद मजबूत हो और आप लोग आगे दूर तक का सफ़र तय करें, खास करके जीएस के क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने इस वीडियो में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के तहत हम लोग आज इसको पूरा डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, ये सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी तमाम खासियतें हैं, जैसे इसका सबसे बड़ा होना, इसका लिखित होना और इसके साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर, ये इसको विश्व के जो तमाम संविधान हैं उसमें इसको एक अलग स्थान देता है, एक अलग दर्जा दिलाता है। हम लोग ये भी जानते हैं, कहा जाता है भारतीय संविधान के बारे में कि भारत का जो संविधान है ये कॉपीड है, यानी कि इसको नकल करके कहीं कहीं से ला करके रख दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत का संविधान जो बनाया गया, इसमें वाकई ढेर सारे देशों के जो उस समय में संविधान थे उसका अवलोकन किया गया, उसका अध्ययन किया गया और उसमें से जो सुग्राह्य बातें थीं या भारत के अनुसार भारत की जो स्थिति थी या आगे जो इसको मॉडल को हम अपनाने वाले थे, उसके तहत जो अच्छी बातें लगी, समीचीन लगी, उसको लिया गया, ना कि नकल किया गया। उसमें पर्याप्त संशोधन भी किए गए। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसके बाद हमारे देश के संविधान को तैयार किया गया। हमारे देश के संविधान का जो मूल आधार है वो 1935 का जो एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जो अंग्रेजी जो शासनकाल था हमारे यहाँ, उस समय में जो आया था 1935 का शासन अधिनियम, उसी की मतलब महत्व जो उसमें लगभग जो बातें थी उसको उठा करके हूबहू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। खैर, हम लोगों का जो अभी का जो गिवन टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और हम लोग इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं में बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हम लोग उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, तो वहाँ का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वहाँ का जो संविधान है वो ट्रेडिशनल है, परंपरा पर आधारित है, श्रुति पर आधारित है, यानी कि वहाँ पर में जो बातें हैं जो कही जाती रही हैं उसी को आधार बना करके अभी भी वहाँ पर में कानून बनाए जाते हैं और वहाँ पर में राज किया जाता है, यानी कि शासन चलाया जाता है। लेकिन हमारे भारत के पास लिखित संविधान है, यानी कि पूरा का पूरा एक लिखित फॉर्म में है, किताब के फॉर्म में है, जो कि कहीं पर में रखा हुआ है और उसमें सारी बातें जो हैं वो कही गई हैं। और विस्तृत संविधान तो सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है, ये तो हम सब जानते ही हैं। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान में एक प्रस्तावना भी है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही हम उद्देश्य, यानी कि जिसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने लाया था और उसी को प्रस्तावना में यानी प्रस्तावना के रूप में संविधान में जगह दिया गया। हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में बाद में बहुत कुछ जोड़ा भी गया, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, और उसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंड, ये सारे जो शब्द थे उसको वहाँ पर मिला करके जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया। हमारा जो यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये बहुत कुछ, यानी कि पूरा का पूरा जो फिलॉसफी है एक तरीके से भारतीय संविधान का, वो प्रस्तावना में डाला गया है। और प्रस्तावना में जो मुख्य बातें हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की हो, पंथनिरपेक्षता की हो, समाजवादी शासन की बात हो, ये तमाम बातें प्रस्तावना में रखी गई हैं, कही गई हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन आज तक सिर्फ़ और सिर्फ एक अवसर आया है जब इसमें संशोधन किया गया है। अमूमन इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। तो ये है आपका संविधान की प्रस्तावना, जिसको अगले खंड में वीडियो में हम लोग सेपरेटली इसी को पढ़ेंगे, यानी कि प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तीसरा है संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, ये संप्रभुता संपन्न राज्य की बात करता है। संप्रभुता मतलब जो टोटल शक्ति है वो भारतीयों में निहित है, वो भारतीय संविधान में निहित है। यानी कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्धारण के लिए, उनके लिए नीति निर्धारण बनाने के लिए, नीति निर्धारण करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। हम पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा या कोई बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। यह है संप्रभुता संपन्न राज्य, यानी कि हम अपने देश के लिए चाहे जैसा फैसला लेना चाहें, अच्छा बुरा या जो भी, वो हम खुद ले सकते हैं, यानी कि भारत की जनता ले सकती है अपने भारतीय संविधान के दायरे में जो उसको अधिकार दिए गए हैं। उसके तहत हम लोग अपने देश के लिए नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। तो यह है संप्रभुता संपन्न राज्य। इसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से यहाँ पर में दोष है, एक लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र से लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, हम दोनों को समझ लेंगे बेहतर तरीके से। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनप्रतिनिधि मूलक शासन, यानी कि प्रतिनिधियों के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, यानी कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक यही बात यहाँ पर में आदर्श रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि एक ऐसी, यानी कि शासन प्रणाली का निर्माण करना जिसमें शासन सत्ता जनता के चुने हुए लोगों के द्वारा होता है, जनता के हितों के लिए होता है। तो ये है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी कि लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य, गणराज्य से वस्तुतः जो मीनिंग निकाला जाता है वो ये हो जाता है, गणराज्य का मतलब होता है आनुवंशिक रूप से नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर में जो भी होगा, चाहे इस देश में रहने वाले किसी धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, वर्ण के लोग हों, नस्ल के लोग हों, किसी भी तरीके के लोग हों, किसी भी समूह वर्ग से संबंधित हों, उनके हित एक समान होंगे। वो छोटी बड़ी नौकरियों जो भी होगा इस देश के लिए, उसके लिए समान रूप से हकदार होंगे। इसको हम लोग गणराज्य कहते हैं। हालांकि गणराज्य को अलग करने के लिए, गणराज्य को ठीक से बताने के लिए जो इसकी परिभाषा दी जाती है वो ये कि किसी जो गणराज्य यानी कि गणतंत्रात्मक जो मुल्क होगा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसके जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे, जैसे हमारे देश के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, सबसे पहले नागरिक हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का यहाँ पर में निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जनता के द्वारा ही उनका निर्वाचन किया जाता है, ना कि ये आनुवंशिक रूप से आते हैं, यानी कि कोई राजा महाराजा महारानी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ब्लड रिलेशनशिप यहाँ पर में नहीं आता है। तो जिस देश का संवैधानिक प्रमुख चुना जाता हो, आनुवंशिक रूप से नहीं आता हो, तो उस मुल्क को, उस देश को हम लोग गणतंत्र कहते हैं, या गणतंत्रात्मक पद्धति से चुन करके आए हुए लोग जो होते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेसिकली जैसा कि बराबर ये कन्फ्यूजन होता है, लोकतंत्र और गणतंत्र को लोग एक ही समझ लेते हैं, है तो एक ही, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन ये यहाँ पर में डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे आप ब्रिटेन में देखेंगे, जापान में देखेंगे, वहाँ पर में गणतंत्र नहीं है, वहाँ पर में राजशाही है, यानी कि वहाँ पर में अभी भी राजा होते हैं, रानी होती हैं, लेकिन लोकतंत्र तो वहाँ भी है, शासन प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक है, सारा कुछ, सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन वहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है, वो वहाँ के जो राजा होते हैं या वहाँ की जो महारानी, यानी कि उस तरीके से जो आते हैं वही लोग होते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है संसदीय सरकार। हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जो ब्रिटेन से लिया गया है इसको। संसदीय शासन प्रणाली अर्थात हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कानून बनाने से संबंधित, वो हमारी संसद है, यानी कि संसद जो करेगी वही हमारे लिए अंतिम होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली अर्थात जो हमारे यहाँ का मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वो किसी और के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे आप देखेंगे कि संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो लोकसभा जो विशुद्ध रूप से लोगों की प्रतिनिधित्वात्मक संस्था है,
उसके प्रति हमारा जो मंत्रिमंडल होता है वो जिम्मेदार होता है, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये जो इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर जो वहाँ की प्रणाली है, उसी को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, संसदीय शासन प्रणाली। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है मूल अधिकार। भारत के संविधान में मूल अधिकार की बात की गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मूल अधिकार के लिए अलग से ही आपका भाग आएगा, अलग से ही इसके सेक्शंस आएंगे और फिर इसको हम लोग पूरा का पूरा इसको करना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, तो उसको हम लोग देखेंगे ही। मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार वो नैसर्गिक अधिकार होते हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति जिंदा रहने की बात नहीं कर सकता है। इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। ये अमेरिका यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। तो मूल अधिकार में आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक चलता है। भाग 3 में मूल अधिकार का यानी कि मौलिक अधिकार का पूरा वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार यानी कि जितने भी ऐसे अधिकार जो एकदम मौलिक प्रकृति के हैं, जिसके बगैर किसी मानव के जीवित रहने, यानी जीवित रहने का कहने का मतलब भोजन पानी और आवास जैसा नहीं, यानी गरिमापूर्ण जीवन जिसके बगैर संभव नहीं हो, वो सारा का सारा चीज़ मौलिक अधिकार में है। चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो या अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार हो या और भी जितने भी अधिकार होंगे, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, ये सारा का सारा आपका मौलिक अधिकार के तहत आएगा। इसके बाद है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसको एडॉप्ट किया गया। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत जितने भी चीज़ें आती हैं, इसको भाग 4 में, यानी जो भाग 4 है भारतीय संविधान का, उसमें पूरा का पूरा राज्य की नीति के निदेशक तत्व ही है। और इसमें जितने भी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में जो बातें हैं वो इसके तहत आता है। और इसमें जो भी बातें कही गई हैं, ये खास करके आपका जो आर्थिक लोकतंत्र है, जो आर्थिक लोकतंत्र जिसकी बात करता है, उसको यहाँ पर में पूरा का पूरा समाहित किया गया है। और इसके द्वारा ये सुनिश्चित करने की बात की जाती है कि भारत में आर्थिक लोकतंत्र किसी भी तरीके से आए, लोगों को ज़्यादा आर्थिक असमानताओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी की पूरी बात यहाँ पर में की गई है। तो ये है आपका राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जितनी भी बातें आती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इस पर कानून बनाना राज्य की मर्जी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो जब नहीं चाहें तो नहीं बनाएंगे, बनाना तो होता ही है, समय के अनुसार बनाना होता है। जो चीज़ प्रासंगिक है उसको बनाना होता है। जैसे गोहत्या पर प्रतिबंध है या मद्य निषेध है। आप देखेंगे कि बहुत जगह गोहत्या पर प्रतिबंध है भी और बहुत जगह नहीं भी है। फिर आप देखेंगे मद्य निषेध बहुत जगह है भी और बहुत जगह नहीं है। जैसे गुजरात में मद्य निषेध लागू है, जैसे बिहार में है और बहुत जगह नहीं है। तो ये सरकार जो होती है उस पर इसको छोड़ा जाता है कि आप अगर चाहते हैं तो उसको ऐसा करें, और यानी कि आप अगर तैयार हैं, यानी आपकी जनता अगर तैयार है तो आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 44 है जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, इसको हटाने की बहुत दिन से बात की जा रही है, लेकिन हमारे देश की धार्मिक संरचना कुछ ऐसी है कि इस चीज़ की अभी इजाज़त नहीं दी, मतलब इस तरीके से अभी, हालांकि भाजपा की सरकार है, ये बड़ा ऐसे कदम उठा रही है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यानी कि है तो दिया हुआ है, तो उस पर काम करने के लिए दिया हुआ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको इसीलिए रखा ही कि आप ऐसा करें। जैसे समान काम के लिए समान वेतन है, मुश्किल हो रहा है इस बेरोज़गारी के समय में कि आप उस तरीके से, जहाँ हर कदम कदम पर बेरोज़गारी है, हर रोज़ पढ़े लिखे लोग फैक्ट्री की तरह, यानी कि एक बल्क में उनका उत्पादन हो रहा है, तो नौकरियों की जहाँ तक बात होती है तो समान कार्य के लिए समान वेतन को देने की बात को आजकल देख रहे हैं कि आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको नकारती है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं रह गया ऐसा। खैर जो भी हो, तो इसके लिए भी कानून बनाया जा सकता है। आपका बहुत कुछ, जैसे आपका मनरेगा है, ये सब इसी चीज़ से, यानी कि आपका जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं उसी से संबंधित है और उसी के आलोक में उसके लिए कानून बनाया गया, उसको लाया गया। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जिसको जगह दिया गया था और उसके लिए ऑलरेडी कानून बनाए जा चुके हैं। इसके बाद
कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान, यहाँ पर में दो शब्द एक साथ हैं, कठोर भी और लचीला भी। यानी कि हमारा भारत का संविधान ऐसा है जो, यानी कि आप जानते हैं कि समय के साथ भारतीय संविधान है उसमें भी बदलाव की बात की गई थी। ये महसूस किया गया था कि हर दिन ऐसा ही भारत नहीं रहने वाला है, बदलाव होते रहता, ये प्रकृति का नियम भी है, बदलाव शाश्वत है, यानी इसको होना ही है। तो ये चीज़ हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में कहीं ना कहीं था। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में बदलाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने दो तरह की प्रक्रिया का अनुसरण किया। एक ऐसा था जिसमें जो संविधान में जो बदलाव होने हैं वो नॉर्मली हो सकता है, यानी कि अगर संसद चाह ले तो अपने साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के द्वारा, यानी खास करके विशेष बहुमत में आप नहीं जाइए, साधारण बहुमत के द्वारा उसमें चेंजिंग हो सकता है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कि साधारण रूप से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसमें संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। और इसके बाद 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास है भी, इसके बाद आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी उस पर चाहिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका GST आया, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं, उसमें यही बात थी, यानी कि इसमें 2/3 बहुमत की भी बात है और इसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए था। तो इस तरीके से ऐसा प्रावधान किया गया जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मुद्दे हैं, उस पर आसानी से आप काम करें, और जो वैसे मुद्दे हैं उस पर पूरे देश की सम्मति होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी कि बस और बस पूरे भारत में एक नागरिकता है। हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। हम बिहार के वासी हो सकते हैं, बिहार हमारा राज्य हो सकता है, रहने का ठिकाना हो सकता है, रोजगार का ठिकाना हो सकता है, लेकिन हमारा देश एक ही है और वो है भारत। इसलिए यहाँ पर मैं एकल नागरिकता की बात की। जैसे आप USA की बात करेंगे, जो सबसे ताकतवर मुल्क है अभी पूरे वर्ल्ड का, वहाँ पर में दोहरी नागरिकता है, यानी एक आपका जो प्रोविंस है, आपका जो स्टेट है, वहाँ के आप नागरिक होते हैं, और दूसरा आप तो जिस मुल्क से हैं तो वो तो आप वहाँ के आप नागरिक हैं ही। लेकिन भारत में सिर्फ़ और सिर्फ एक नागरिकता की बात की गई है, एकल नागरिकता की बात की गई है, यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इसके बाद वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क मताधिकार से मतलब यहाँ पर में ये, जब भारत आज़ाद हो गया, भारत का संविधान बना, तो उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि भारत के कोई भी लोग, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, उनकी जाति कोई भी हो, वो अवर्ण हो, सवर्ण हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो एक समान रूप से मत डालने के अधिकारी हैं। यानी कि जो वोट का अधिकार एक राष्ट्रपति के पास है, वही वोट का अधिकार एक फर्श पर बैठे व्यक्ति के पास भी है। लेकिन उसके लिए निर्धारण जो एक चीज़ ही रखा गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसका जो एज उस समय जो निर्धारित किया गया था वो 21 ईयर्स यानी 21 साल किया गया था। बाद में राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करवाया और संविधान में संशोधन करके 21 वर्ष को ख़त्म किया गया और उसको हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अभी संप्रति भारत में जो हमारा भारत का संविधान कहता है कि वो कहता है 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो वोट डाल सकता है। इसके बाद है केंद्रोन्मुख संविधान, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख संविधान की बात करता है। यानी कि हमारे यहाँ प्रायोरिटी जो दी गई है वो केंद्र को दी गई है, यानी महत्वपूर्ण जो मामले होंगे उसको केंद्र देखेगा, उस पर केंद्र की चलेगी, यानी कि केंद्र जैसा चाहेगा उस चीज़ पे कानून बना सकता है। स्वाभाविक भी है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो इंटीग्रेशन की बात थी, बहुत सारे लोग सेपरेट होना चाहते थे, बहुत सारे समूह सेपरेट होना चाहते थे। अभी भी हम इस समस्या से अभी भी हम जूझ रहे हैं, बहुत जगह पर बगावत होती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे यहाँ सशक्त केंद्र की स्थापना की गई कि अगर वैसा समय आए तो केंद्र ही महत्वपूर्ण निर्णय ले, राज्य उसमें ज़्यादा हो हवाला, यानी ज़्यादा नुक्ताचीनी ना कर पाएँ। इसके लिए केंद्रोन्मुख संविधान की व्यवस्था की गई। आगे हम लोग देखेंगे कि केंद्र किस प्रकार से बलशाली है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों को बस यहाँ पर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी को देखना है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है, अर्थात यानी कि हमारे
भारत के लिए, जो भारत की सरकार है उसके लिए, यानी सरकारों के लिए धर्म कोई विशेष महत्व का चीज़ नहीं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि भारत में कोई धर्म नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं। भारत हर एक धर्मों के लिए सम भाव रखेगा, समान आदर का भाव रखेगा, समान सम्मान का भाव रखेगा, सारे धर्मों की बेहतरी के लिए यह कार्य करेगा। सीधा सा प्रिंसिपल यही है, और इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष या बहुधा तो धर्मनिरपेक्ष हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसको पंथ निरपेक्ष ही कहा जाता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको जोड़ा गया, और इसमें स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हम लोग पंथ निरपेक्ष क्यों कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं कहते हैं। समाजवादी राज्य, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया इस संविधान में। समाजवादी यानी कि जो भारत में जितने भी साधन हैं, संसाधन हैं, उत्पादन करने की जो विधियां हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। हमारा भारत कितना समाजवादी राज्य है और नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा बाद में जब सेपरेट आएंगे, जब प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे फुल्ली, तो हम लोग देख लेंगे। मूल कर्तव्य, ये आपका रसिया के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, जो आपके पास मौलिक अधिकार हैं, उसी तरीके से कुछ मौलिक कर्तव्य है, और ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर इसको लाया गया। जो मौलिक कर्तव्य हैं, चाहे वो राष्ट्रध्वज का सम्मान हो, भारत के संविधान का सम्मान हो, भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनके सम्मान की बात हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, तो ये तमाम बातें आएंगी, उसको भी हम लोग वहाँ पर में करेंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम लोग माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं, जो खास करके धार्मिक अल्पसंख्यक हैं या भाषाई अल्पसंख्यक हैं, इसमें भी धार्मिक अल्पसंख्यक की ही बात की जाती है अधिकतर, जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनके हितों का संरक्षण, अर्थात इनकी जो संस्कृति है, इनका जो धर्म है, इस पर जो बहुसंख्यक यानी कि जो बहुमत वाले लोग हैं, जो खास करके हिंदू हैं, ये उन पर अत्याचार न कर पाएँ, इनकी सभ्यता और संस्कृति को मटियामेट करने का प्रयास न कर पाएँ, इसके लिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई। विधि का शासन, यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष एक समान है, यानी बहुत पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस चीज़ को लाया था, और बाद में क्या, बहुत बाद में चल करके, और विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समक्ष हर कोई एक है, उसके लिए हर किसी के लिए एक ही कानून है। अगर हम मर्डर करते हैं तो मेरे लिए भी 302 है, आप मर्डर करते हैं तो आपके लिए भी 302 है। इसके बाद अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, यानी कि हमने पहले ही कह दिया कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, और उसके बाद हमारे उसमें से जो बेहतर बातें लगी हमारे संविधान सभा के सदस्यों को, प्रारूप समिति के अध्यक्ष महोदय को, तब उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से लिया, उसका अध्ययन किया, उसमें अगर संशोधन करने की बात महसूस की गई तो संशोधन किया गया, और फाइनली उसको भारत के संविधान में जगह दी गई। तो ये था आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हम लोगों ने इसको भी कर लिया है। अब हम लोगों के पास छोटा छोटा टॉपिक आएगा, जैसे प्रस्तावना आएगा, मौलिक अधिकार आएगा, मौलिक कर्तव्य आएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र आएंगे, नागरिकता आएगा, और हम लोग उस समय में छोटा छोटा वीडियो लाएंगे और बेहतर तरीके से उसको करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।